हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माईवे के मेरे प्रिय विद्यार्थियों। माईवे के साथ साथ चूंकि सोशल मीडिया है, माईवे चैनल से भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े होंगे। जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं सभी को हमारा हार्दिक स्नेह आशीर्वाद। एक नई परंपरा हमने शुरू की है माईवे के बच्चों के लिए दिल्ली से, और वो परंपरा है संवाद के माध्यम से। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है संवाद कार्यक्रम, डायलॉग प्रोग्राम, जिसमें हम आपसे बातें करते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उन पर विचार करते हैं, उनको सुनते हैं, और उससे संबंधित कोई घोषणा है तो उसको भी हम अनाउंस करते हैं। इसके साथ साथ इस परंपरा में इस कार्यक्रम में हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की, और वो ये परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्लास में तो ऑफलाइन में सब चलता ही रहता है। हम लगातार विजिट करते हैं दिल्ली से माईवे के लिए, लालगंज डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में लगातार विजिट करते हैं। तो ऑफलाइन में हमारे शिक्षकगण, हम स्वयं आपके लिए जो भी संभव होता है वो करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली से भी आपको मजबूत बनाया जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम हमने यहाँ से शुरू किया है। परंपरा ये है कि कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना होता है। और थोड़े समय के बाद हम इसी प्लेटफॉर्म से उसका आपको जवाब देते हैं विस्तार से। एक माध्यम बन जाता है वह प्रश्न संवाद करने का और आपको कुछ पढ़ाने का। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से जोड़ा गया है, ये प्रश्न मैंने किया था। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका उत्तर लिखा है। अनेक विद्यार्थियों ने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब लिखा है। जरूर आप लिखें, आपका हक है, अभिवादन करें, लेकिन बेहतर होता आप उत्तर भी साथ में लिखते। अनेक विद्यार्थियों ने रिस्पांस किया है, बहुत अच्छा लगा, यद्यपि वह हमारी अपेक्षाओं से थोड़ा कम है। बड़ी संख्या में आप सब विद्यार्थी वहां से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से भी जुड़े और इस कार्यक्रम में भागीदारी बनाएं। आप भागीदारी बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? कमेंट में हम आपका नाम देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, फला फला विद्यार्थी मन से काम कर रहे हैं और उन्होंने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है, अपनी सहभागिता की है। वो जो प्रश्न हमने आपसे पूछा कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था, तो उत्तर तो सामान्य सा था, अमेरिका। सभी को वहां के बच्चों को पता है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि प्रश्न ऐसे होंगे, सामान्य रूप से आपको उत्तर पता होगा, लेकिन उसके माध्यम से हम संवाद कर पाएंगे, आगे की बात आपको बता पाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो सही उत्तर लिखा है उनके कुछ नाम मैं ले लेता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे मिस्टर अमित कुमार, मिस खुशी वर्मा, मिस्टर आशु यादव, मिस कोमल, मिस शालिनी, मिस्टर शुभम, मिस्टर लवकुश, मिस्टर आशी वर्मा। एक नाम यद्यपि मुझे पता चल गया है, माईवे से जुड़ी हुई है, आईडी में मिस इंडिया लिखा हुआ है। नाम मैं अभी घोषणा नहीं करूंगा, अगले में हम नाम बताएंगे। मिस काजल, मिस्टर वंश वाजपेयी, मिस्टर अखिलेश तिवारी, मिस्टर रोहित गुप्ता, इन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और भी आप भागीदारी करें। कोई अपेक्षा भी रखते हैं तो हम लालगंज आते हैं, आप हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी होगा तो हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। तो संवाद कार्यक्रम में जैसे हमने आपको बताया है कि बातचीत करने के बाद कुछ अनाउंसमेंट आपके लिए,
और फिर इसका उत्तर पढ़ने पढ़ाने का कार्य। अनाउंसमेंट तो इस वीक में कई होने वाले हैं। माई वे लालगंज के लिए कई घोषणाएं हम करने वाले हैं वहाँ के विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे चूंकि वहाँ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी जो बच्चे करते हैं, उनको मैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता रहता हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है। बड़ी संख्या में छात्र वहाँ काम करते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलते रहते हैं और उनको जो भी दिल्ली से हो सकता है बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से मदद करता रहता हूँ। लेकिन जो वहाँ आप प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, वो वनडे एग्ज़ाम्स के होते हैं। तो उनके लिए जो पुलिस में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, टेट सीटेट की तैयारी आप करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो सब के लिए हमारे पास घोषणाएं हैं। उन घोषणाओं के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, इसलिए इस वीक में हम वो घोषणाएं अलग अलग स्तर पे हम करेंगे। आप जो है इस मंच से जुड़े रहें, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि हम कोई घोषणा करें तो आपको तुरंत वो पहुंचे। यहाँ से कोई क्लास अगर हो, मान लेते हैं अन्य शिक्षकों की भी क्लास कराने की योजना है, तो वो आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए अपना नोटिफिकेशन अपना ऑन कर दें। तो घोषणाएं हम आज नहीं करेंगे, आने वाले सप्ताह में, चूंकि नया वर्ष आने वाला है। 9 जनवरी को माई वे का स्थापना दिवस होता है, तो उसके पहले ही हम कई घोषणाएं करेंगे, तो आप उसका थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम उस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था मौलिक अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में इस संवाद कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार आज फिर एक नया प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो लास्ट में आप उस प्रश्न का इंतजार करेंगे। प्रश्न जैसे ही आपको मिलेगा, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी सहभागिता होना बड़ा आवश्यक है। आपको फॉर्मेलिटी नहीं करना है, ठीक है सर ने क्वेश्चन पूछा था, सर ने पहले बता रखा है या हमें आता है, क्या लिखना, ऐसा नहीं। आप उसमें सहभागिता करें जिसमें कि ये कार्यक्रम और मजबूत बने। हमारे आपके बीच का जो रिश्ता है, एक जो संबंध बना है गुरु शिष्य का, वो और मजबूत बने, इसलिए आप उसमें सहभागिता करें। तो अंत में आज मैं फिर एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और थोड़े समय के बाद हम इसी संवाद कार्यक्रम में उसका उत्तर देंगे। तो प्रश्न आपका मूल अधिकारों से संबंधित था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम यही जानेंगे मूल अधिकार क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे मूल अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका से तो आपने लिया है, ये बात तो आपको पता है, नहीं पता थी तो पता हो गई। लेकिन ये मूल अधिकार हैं क्या, मौलिक अधिकार हैं क्या, क्यों जरूरी है ये, और क्या ये पहली बार इसकी चर्चा अमेरिका में ही हो रही है या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम लोग ये बात करेंगे कि मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनकी चर्चा पहले कहां हो रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वहां से आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सिविल का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वनडे एग्जाम्स में जितनी जरूरी बातें हैं वो यहां हम करेंगे और आपको थोड़ा सा हम इशारा भी कर देंगे सिविल के लिए कि आगे इसको कैसे काम करते हैं। अब जैसे हमने मूल अधिकार क्या है, अब मूल अधिकार क्या है, ये वनडे एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, सिविल के लिए भी जरूरी है। सिविल में लिखने को आता है तो हम आपको बताएंगे, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, सिविल का उत्तर बन जाएगा। लिखने का अभ्यास कर लीजिए, आईएसपीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं आप। तथ्यात्मक आता है तो आप उसका टिक कर दीजिए, जो यहां बताया जाए उसकी समझ के आधार पर तो वनडे एग्जाम का उत्तर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहली बार चर्चा कहां हो रही है मानव अधिकारों की या मूल अधिकारों की,
और उसके बाद हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। यानी हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और कौन कौन से हैं। इसमें विस्तार से क्लास की आवश्यकता होगी। तो लास्ट में जो हम प्रश्न पूछेंगे वो इस क्लास का, आगे की क्लास का बैकग्राउंड बनाएगा। जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के क्रम में हम एक एक अनुच्छेदों की फिर से बात हम करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं मूल अधिकार क्या हैं। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। मानव को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। आज की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। तो वे अधिकार जो मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक हैं, जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बहुत सारे अधिकार हैं और उन बहुत सारे अधिकारों में जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, स्वतंत्र रहने के लिए जरूरी है, उनसे संबंधित जो हमारे अधिकार हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहेंगे। ये अधिकार मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मानव जैसा जीवन देना है, तो ये अधिकार आवश्यक है। कहीं का भी मनुष्य हो, इस देश का हो या विश्व के किसी भी देश का हो, मानव को मानव जैसा जीवन के लिए, मानव जैसा जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मानवाधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। तो ये यहाँ पर है। दूसरी बात, तीसरी बात ये समझना है, ये जो मूल अधिकार होते हैं इनका उल्लंघन संभव नहीं है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उल्लंघन नहीं, यानी अनुल्लंघनीय है, अनुल्लंघनीय है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए इनका उल्लंघन नहीं हो सकता। और ये संविधान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए संविधान के द्वारा संरक्षित भी है, इसलिए उनका उल्लंघन संभव नहीं है। यह एक बात दिमाग में रखना है, इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अब सारे अधिकार मिल गए तो बिल्कुल मिल ही गए, ऐसा नहीं है। जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका निलंबन भी किया जा सकता है। जैसे अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है, राष्ट्रीय आपात में जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण का खतरा हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो जाता है, तो उसी समय कई हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे 19 अनुच्छेद 19। तो ये कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, विशेष परिस्थितियों में इन पे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं, इनकी मतलब सीमाएं हैं, इनको निलंबित किया जा सकता है कुछ को। हाँ, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, किसी भी स्थिति में इनका निलंबन संभव नहीं है। आगे विस्तार से जब एक एक अनुच्छेद पर हम लोग बात करेंगे तो इनकी चर्चा हम करेंगे। अब ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये सामान्य अधिकार नहीं है, सामान्य अधिकार नहीं है, ये विशेष अधिकार है। अब जो सामान्य अधिकार हमारे होते हैं
अगर हम उनसे तुलना करें, जो सामान्य अधिकार है, कानूनी अधिकार तो ये भी हैं, कानून के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा दिए गए हैं, और कानून के द्वारा यानी लेजिस्लेशन के द्वारा, विधायिका के द्वारा कानून बना करके जो दूसरे अधिकार हमें दिए जा रहे हैं वो कानूनी अधिकार हैं। दूसरी बात है, इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कौन करता है, संरक्षित कौन करता है? संविधान करता है। लेकिन ये जो कानून है ये हमारे उन्हीं कानूनों के द्वारा ही प्रोटेक्टेड हैं, संविधान के द्वारा संरक्षित नहीं है। अगर इनका उल्लंघन होगा तो जो एक प्रोसेस है कानून में, आप उसका पालन करेंगे, आप लोअर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जाएंगे, और इस तरह से आप इनके पालन के लिए कार्य करेंगे। सीधे आपको संविधान के द्वारा संरक्षित नहीं है, इसलिए सीधे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे संविधान में इनके उल्लंघन पर आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 226 के बारे में, आर्टिकल 226 के बारे में जो हाई कोर्ट जाने की इजाजत देता है, और जो 32 आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है 32 to 35 में, उसमें जो 32 है 32 वो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है। कई रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसकी चर्चा वहां हम करेंगे। तो ये जो हमारे मूल अधिकार हैं आप समझ गए होंगे। मानव को मानव जैसा जीवन जीने के लिए, मानव को जीने के लिए जो आवश्यक है, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनका सामान्य रूप से उल्लंघन नहीं हो सकता, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, एक सामान्य समझ बनी होगी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। पहली बार चर्चा कब हो रही है? प्रश्न हमारा था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, कहाँ से इंस्पायर्ड है ये? उत्तर अमेरिका था। तो उसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले का क्या कोई बैकग्राउंड है जो आपके एग्जाम में आता भी है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो ये बात शुरू होती है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा नोट कर लीजिए, मैग्ना कार्टा बहुत पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा, इसका संबंध इंग्लैंड से है। कहां से है? इंग्लैंड से है। और ये 15 जून 1215 को जारी हुआ था। निरंकुश शासन था वहां पर इंग्लैंड में, यानी एक राजा का निरंकुश शासन था। निरंकुश होने का मतलब राजा ही सर्वोपरि था, वो जो कह देगा वही कानून, जो निर्णय कर देगा वही न्याय, ऐसी व्यवस्था वहां पर थी। तो दबाव दे करके उस समय वहां का जो राजा था जॉन, उस पर दबाव दे करके वहां के सामंतों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए। और ये बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए, और उस निरंकुश शासन व्यवस्था में यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी पूर्ण कदम था, बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था अधिकारों को देने की दिशा में। तो मानवाधिकार की बात यहां से शुरू होती है, मैग्ना कार्टा से शुरू होती है।
इसके बाद आप देखें अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने किया, दूसरे पर आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, जिसकी घोषणा 4 जुलाई आपके वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है 1776 को हुई। अमेरिकी क्रांति किस लिए हुई थी? आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और जो समाज है वो बराबरी पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों ने आजादी की घोषणा की थी और इंग्लैंड का समाज सामंतवादी समाज था, जैसे अभी हमने बताया। सामंतवादी समाज का मतलब है भेदभाव पर आधारित समाज, जहां शोषण है, अन्याय है, असमानता है, विभेद है, ऐसा समाज। और इसी के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशों ने बिगुल बजाया था, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो यहां पर जो स्वतंत्रता है उसके साथ साथ समानता की बात है, यानी मनुष्य की स्वतंत्रता और सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था, कोई वंश पर आधारित व्यवस्था नहीं जैसे यहां पर है, योग्यता पर आधारित व्यवस्था हो सभी के लिए। तो यहां से भी मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी फ्रांस की क्रांति। तो आप तीसरा लिख सकते हैं फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसकी तिथि जो आपको याद करना है, फ्रांस की क्रांति तो विश्व इतिहास में बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे आप। अपनी जो मातृ संस्था है आप सब जुड़े ही हो, द हिस्टोरिका IAS यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। दिल्ली नहीं आ सकते तो कम से कम दिल्ली का भाव तो महसूस कर लो मेरे प्यारे बच्चों। और जब और बड़े हो जाना, माईवे से पढ़ो, माईवे में 1 2 3 साल अच्छा बैकग्राउंड बना लो, थोड़ी सी समझ बना लो, थोड़ा सा अगर आप छोटी मोटी जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आधार बना लो। और फिर तो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो गए हैं, हिस्टोरिक IAS का भी डेवलप हो रहा है। समय मिले तो ऑफलाइन में आना, नहीं तो ऑनलाइन में आना। अभी नहीं आ सकती तो कम से कम उसको वॉच करते रहिए, बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी और वनडे एग्जाम में आप बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। वहां जो सूचनाएं आपको मिलेंगी ना वो बिल्कुल यूनिक तरीके की होंगी, अलग तरीके की होंगी। यदि आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको पता चला वनडे की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को तो पता ही नहीं था, लेकिन आप तो हिस्टोरिक IAS के अंग हैं, माईवे तो उसी की ब्रांच है। अब मान लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट हमने बताई कि ये 14 जुलाई इसकी डेट है और 1789 है। सामान्य से बच्चे सामान्य सूचनाएं हैं, नहीं पता होता है, वर्ल्ड जीके पर काम नहीं करते हैं, 1 नंबर गलत हो गया, 1 नंबर से हजारों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, आप सब जानते हैं, आपको समझाते हैं। तो वहां पर और एक परंपरा कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी डेवलप की, बहुत अच्छा हमको लगता है। और वो परंपरा है, कुछ बच्चे वहां द हिस्टोरिका IAS को इतना ध्यान से सुनते हैं, पूरी नोट्स बना ली उन्होंने अगर हमने उनको पढ़ाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा, जिस तरह से हमने पढ़ाया, जैसे हमने रेखा चित्र हमने खींचा, जैसे हमने पॉइंट लिखे, वैसे उन्होंने हमें लिख के दिखाया, तो बहुत अच्छा लगता है। इसका लाभ आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में समझ में आएगा कि कैसे लाभ हुआ, कैसे आप अन्य बच्चों से आगे निकल करके आए। तो बच्चे नहीं सुनते हैं, वो भी शाम को 7 बजे बैठे, शाम को 7 बजे कोई ना कोई क्लास आती है, नहीं आती तो बहुत सारे हमारे शार्ट वीडियोस हो गए हैं, सूचनाएं वनडे एग्जाम्स के लिए हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप आधे घंटे समय निकालिए, बहुत ज़्यादा आधे घंटे समय निकालिए, और कोई दिक्कत हो तो आके हमसे पूछिए। जब हम आपकी संस्था में उपस्थित हो एकदम फ्री हैंड होके आइए। दिल्ली में आप इतने फ्री हैंड नहीं पा सकते, आप हमें किसी भी शिक्षक को नहीं पा सकते, सब अपने में व्यस्त हैं, छात्रों से कौन मिलेगा। वहां तो हम आपके लिए जाते हैं, आप हमारे पास आइए और पूछिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। फ्रांस की क्रांति में भी हम बात करेंगे, 14 जुलाई। यहां पर क्या था, मानवाधिकारों की घोषणा के संदर्भ में ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। लिख लीजिए, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, फ्रीडम,
समानता, इक्वेलिटी और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इनका नारा था। यानी बंधुत्व मतलब भाईचारा, जो आपसी भाईचारे की बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है। यानी फ्रांस की क्रांति में मानव मानव एक है, इसकी बात की गई। यही से धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आता है, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आता है। जो जनतंत्र और गणतंत्र की भावना आई है वो यहाँ और मजबूत होती है। स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना पूरे विश्व में यहाँ से फैलती है। फ्रांस की क्रांति ने जो अमेरिकी क्रांति के विचार हैं उनको और आगे प्रचार प्रसार करने में बड़ा योगदान दिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको एक तो मैग्ना कार्टा तैयार करना है, दूसरा आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में वहाँ से कैसे मानव अधिकार, मूल अधिकार की बात हो रही है वो आपको तैयार करना है, और फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बात करना है। चौथा और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसको नोट कर लीजिए। एक संस्था बनती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संस्था बनती है, नाम है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ। नोट कर लीजिए, वनडे एग्जाम्स के वहाँ बच्चे ज़्यादातर बैठे हैं, हिंदी मीडियम में हैं, इसीलिए हम हिंदी में लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। संक्षेप में उसको मैं यूएनओ लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ पर एक घोषणा होती है, और ये घोषणा होती है, डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर 1948 को। डेट नोट कर लेंगे, क्या डेट है? 10 दिसंबर 1948 को यहाँ एक घोषणा होती है, और ये घोषणा मानवाधिकारों के संदर्भ में थी। उसको कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यानी पूरे विश्व के मनुष्य के लिए, यूनिवर्सल, पूरे विश्व के लिए कुछ ऐसे अधिकार जो हर आदमी को मिलने चाहिए, हर मनुष्य को मिलने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण था मूल अधिकारों के विकास की दिशा में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहां से मूल अधिकारों को, मानव अधिकारों को बहुत बल मिल जाता है। तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है, आप तैयार करेंगे। अब हमने आपसे कहा है कि अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड होने के बाद, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड होने के बाद हमारे संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। विस्तार से वनडे एग्जाम में आपको इसको तैयार करना है। कुछ हम चर्चा करेंगे, तैयार कर लीजिए। आगे फिर एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, और उस प्रश्न के जवाब देने के क्रम में एक एक मूल अधिकारों का विस्तार से हम फिर आगे अपना व्याख्यान देंगे, अपना लेक्चर देंगे, आपसे हम बातें करेंगे, संवाद करेंगे उसके माध्यम से। अब यूएसए का संविधान कब बना ये आपको बता चुके हैं हम पहले संवाद कार्यक्रम में, 87 में। डेट क्या है पहले की क्लास में बता दिया है, उसको याद कर लेना है। नहीं जिन छात्रों ने देखा है संवाद कार्यक्रम में पार्ट 2 जो है उसको देख लीजिए। लागू कब होता है? 1789 में लागू होता है। एक बात ध्यान में रखना है, जब ये संविधान बनता है 1789 में, तो इसमें मूल अधिकारों की कोई बात ही नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक होगा। मूल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं अमेरिकी उपनिवेश, लेकिन यहां तो मूल अधिकार है ही नहीं, मूल अधिकार इसमें जोड़े ही नहीं गए। बाद में
जेफरसन जो वहां के राष्ट्रपति बने, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, नाम लिख लीजिए। जेफरसन ने एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से, बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के अधिनियम नाम से एक बिल जोड़ा जाता है संविधान में। उसमें 10 अधिकार जोड़े गए जो नागरिक अधिकारों से संबंधित थे, यानी मूल अधिकारों से संबंधित थे। तो ये आप जान लीजिए कि अमेरिका के संविधान में जो 87 में बना, लागू 89 में हुआ, डेट आपको तैयार करना है, बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन, बार बार उन चीज़ों को देखिए। एक कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि एक बार सुन लिया आपने, आप विद्वान बन गए, आपको पूरी जानकारी हो गई, ऐसा सोचना गलत होगा। आप उसको कम से कम 2-3 बार सुनिए। नई बात हम लोगों को भी पढ़ना होता है तमाम अनुभवों के बाद भी, तो उसको एक बार में पूरा डाइजेस्ट करना, एक बार में पूरा एसिमिलेट करना, आत्मसात करना बहुत कठिन होता है। 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, बार बार उसको देखना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा इसी बहाने। और इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को किस तरह से जोड़ा गया, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से, या हिंदी में आप लिख सकते हैं अधिकारों का अधिनियम, अधिकारों का अधिनियम। इस नाम से इसको जोड़ा गया। कितने अधिकार थे? 10 अधिकार थे और यही मूल अधिकार के रूप में जाने गए। इन्हीं से प्रेरणा मिलती है विश्व के तमाम देशों को। भारत का जब संविधान बना तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहां से प्रेरणा ली और अपने संविधान में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मूल अधिकारों को जोड़ा। तो हम लोग एक सामान्य सी चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं। इनका विस्तार से आगे की क्लास में हम लोग, आगे के संवाद कार्यक्रम में बात करेंगे। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब हमारे यहाँ जैसे ये जो मूल अधिकार हैं, आपसे प्रश्न आता है वनडे एग्जाम में किस भाग में है, तो वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा भाग है? भाग 3 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है, तो आपका उत्तर होगा भाग 3। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर के 35 में, 35, ये 35 है। 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में इनकी चर्चा है। ये 2 प्रश्न बहुत सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, किस भाग में है और किस। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं, तो आपका उत्तर होगा 6। आपका उत्तर होगा 6। और यह भी एक प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान है, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो उत्तर होता है 7। थोड़ा सा इसको समझना है, यहां पर लिख लें। जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान, वहां पर कितने हैं? 7 हैं। तो एक कहां चला गया? वर्तमान में 6 हैं, उन पर आपको काम करना है। तो जो 7वां हमारा था, एक जो हमारा मूल अधिकार था, वो 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1978 में। उसके माध्यम से संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा अधिकार था? 7वां, संपत्ति का अधिकार। लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार में, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो आपका उत्तर होगा 7।
वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? आपका उत्तर होगा 6। अगर ये पूछा जाता है 7वां जो है वो कौन सा मूल अधिकार था, तो आपका उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। ये पूछा जाता है ये कब खत्म किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1978। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये समाप्त किया गया, तो आपका उत्तर होगा 44वां 44th, ये आप नोट करेंगे। अब ये अधिकार गया कहाँ? ये जो अधिकार यहाँ से हटा करके, मूल अधिकारों वाले भाग से हटा करके 300 का में इसको जोड़ा गया, तो इसका उत्तर होगा 300 का, या 300 ए में इसको जोड़ा गया, ए में इसको जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार कहां पर है? संविधान के 300 का में अनुच्छेद है वो 300 का है, 300 ए। अब ये मूल अधिकार नहीं है, संविधान में एक कानूनी अधिकार के रूप में है। लीगल राइट तो है, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है, ये हमने पहले ही बताया है कि मूल अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, किसी विधायिका के कानून के द्वारा नहीं, संविधान के द्वारा प्रदत्त है। संविधान के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त है। सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनका निषेध नहीं हो सकता। कुछ मूल अधिकारों का किसी भी परिस्थिति में निषेध नहीं हो सकता है। 2 अनुच्छेद तो आपको सदैव याद रखना है, 20 और 21। किसी भी परिस्थिति में इनका निलंबन संभव ही नहीं है, यह आप ध्यान में रखना। आईएएस के एग्जाम के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस हैं, उनको हम आधार बनाते हैं। जब हम इन अनुच्छेदों की विस्तार से चर्चा करेंगे, 1-2 जो वनडे एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा भी करेंगे हम संक्षेप में, तो आगे की क्लास के लिए उसका प्रावधान है। अब ये जो 6 अधिकार हैं इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये जो 6 अधिकार हैं इनको हम जान लेते हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार, लिख लीजिए समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद जो हमारा है 14 से 18 तक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? 1919 से लेकर के 22 तक। एक एक भी आपको वनडे के लिए तैयार करना, आगे की कक्षाओं में आपको इंतजार करना है, बहुत जरूरी होगा। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम बताएंगे। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 नोट कर लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, इनको नोट करेंगे। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हमको राइट है। हम फ्री होकर के अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप है कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो है 25 से लेकर के 28 तक।
इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये पांचवा होगा, 1 2 3 4 5, शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। और ये अनुच्छेद आपका होगा 29 और 30। यानी इसमें आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात है। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार ये आपके 29 और 30 में है। और लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर उल्लंघन होगा मूल अधिकार, तो संविधान में ही व्यवस्था है कि उसकी रेमेडी भी मिलेगा, उसका उपचार भी हो जाएगा। इसीलिए मूल अधिकार हमने कहा अनुल्लंघनीय है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं जिनको विस्तार से आपको जानना पड़ेगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 से 35 तक है। अनुच्छेद 32 से 35 तक ये अधिकार है। तो इस तरह से आपको ये सब देखना है। तो आपने क्या जान लिया? हमने आपसे पूछा था कि मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है, कहां से लिए गए भारतीय संविधान में? अमेरिका उत्तर था। उस संदर्भ में आपने क्या क्या समझ लिया कि मूल अधिकार हम किसे कहेंगे? अध्ययन करने के बाद 2-3 बार कम से कम सुनना है क्लास को, कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। 2-3 बार सुनने के बाद स्वयं बैठना है, सर ने क्या बताया है, मूल अधिकार है क्या? अगर हमें बताना पड़ेगा तो हम क्या बताएंगे? सोचना है, 1 2 3 लाइन बोलने की कोशिश करना है अपने आप से। फिर हमने आपको बताया कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हमने इसकी चर्चा विस्तार से हमने किया है। ठीक है। इसके बाद इसमें मैग्ना कार्टा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन सब की हमने बात किया है। ये सब आपको करना है। और उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद हैं, कितने हैं, पहले कितने थे, तमाम बातों की हमने चर्चा की है। अब संवाद कार्यक्रम की जो परंपरा है उसके अनुसार आपको एक प्रश्न देने का समय आ गया है। एक प्रश्न हम यहां से बोलेंगे, आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। और क्या करना है, आज जिन बच्चों का नाम हमने लिया है ये लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। हमें क्षमा मांगनी पड़े आपसे कि भाई बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है, हम जानते हैं आप उसमें भागीदारी कर रहे हैं, हमारी बात भी मानते हैं। 1-2 बच्चे थोड़ा देर से मानते हैं, 2-3 बार कहने के बाद मानते हैं, लेकिन मानते सब है। इस बात का ये बात हमको फील होती है वहां जाकर के, और तभी मैं दिल्ली से वहां पहुंच पाता हूं। अगर आप हमारी बात नहीं मानते, वहां नहीं पढ़ते, तो हम क्यों आते? क्यों इतने सालों से हम काम कर रहे, रिकॉर्ड बनाया है वहां पर माईवे ने। तो सब लोग अपना लिखेंगे। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, और इस प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे ये भी आपको पता है। तो आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आज का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रश्न देख लें और इसको लिख लें। ठीक है। आगे से हम ऐसी व्यवस्था कुछ करेंगे कि आपको भी एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे माईवे वाले को, जैसे दिल्ली वाले बच्चों को हमने एक नंबर दिया है।
और जो बच्चे इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे, उनके लिए ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इसकी पीपीटी सीधे उनके फ़ोन पर भेज देंगे। कैसा लगा? अच्छा? थोड़ा मुस्कुराओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा लगता है हमको लालगंज आकर के। आप कैसा फ़ील करते हैं, उसको भी कभी-कभी लिख दिया करो। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए। तो नंबर हम देंगे, आज तो नहीं हम तैयार होके आए, अभी-अभी आइडिया आया है हमें। तो इसकी पीपीटी हम भेज देंगे। जो हमने पढ़ाया है, जो इसमें लिखा है, वो सीधे आप तक पहुँच जाएगा। आपके घर में सीधे बाई फ़ोन, मोबाइल नंबर हम देंगे। उस नंबर से आप जुड़ जाइएगा। जो बच्चे जुड़े हैं, माई वे के हैं, वो तो जुड़ना ही है। और इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे वो आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं चैनल पर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत जो भी विश्वास है, तभी आप देख रहे हो। अगर आप भी जुड़ना चाहेंगे तो आप भी अपना नंबर दे दीजिएगा और एक जो शिक्षक का दायित्व है ज़रूर हम निभाएँगे, आप तक भी हम इसकी पीपीटी पहुँचा देंगे। जो भी कार्यक्रम होगा उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। ओके? अब प्रश्न लिख लिया आपने, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? Which article of the Constitution is called soul of the Constitution? सोल यानी आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां से हमने सारे मूल अधिकार किया, इसके माध्यम से आगे पूरे हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। आप उत्तर लिख के भेज देना। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो दोनों में कंपेयर भी हम उस क्लास में करेंगे। ये किसने कहा, वो किसने कहा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम इसकी बात हम करेंगे। तो आगे की क्लास का आप इंतजार करें। तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई करते रहना।